मैं अपनी बात फिर दोबारा से कहूँगा कि मैं ये बात इसलिए रखने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। मैं किसान परिवार से हूँ, मैं जाट परिवार से हूँ, और ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समाज में स्थिति ये है कि आप जो भी बात कहेंगे लिखेंगे वो इसी चश्मे से देखी जाएगी, उसी पूर्वाग्रह से देखी जाएगी कि ये व्यक्ति शायद ये नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहा है। लेकिन मैं जाट हूँ, मैं किसान हूँ, और इस विषय पर बोलने का मेरा पूरा अधिकार है और मेरे जैसे लोगों को जरूर बोलना चाहिए। ये समझकर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मेरे विचार में अब आवाज आ रही होगी आपको। दिव्यरंजन जी, आवाज आ रही है? तो कल का जो सारा प्रकरण हुआ है राकेश टिकैत को लेकर, उसकी एक पृष्ठभूमि में बता देता हूं। राकेश टिकैत के जो पिता थे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, वो जाटों के किसानों के मसीहा थे। उन्होंने किसान आंदोलन को स्वरूप दिया, किसान संगठन को स्वरूप दिया, यूनियन, भारतीय किसान यूनियन की स्थापना की, किसानों के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी और अपनी समझ बूझ के आधार पर प्रत्येक आंदोलन को सफल बनाया और किसान आंदोलन की एक साख स्थापित की। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनके प्रति श्रद्धांजलि नमन में व्यक्त करता हूं। लेकिन राकेश टिकैत जी, जिन्होंने इस आंदोलन में, पिछले 2 महीने से जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में एक पिछलग्गू की भूमिका निभाई। उन्होंने कहीं भी आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किसानों का, जहां से वो आते हैं, उनके मुद्दों को कभी आगे नहीं रखा। वो पंजाब के किसानों के पिछलग्गू बनकर रह गए। अपनी बात वो कभी नहीं कही उन्होंने सरकार के, वो केवल पिछलग्गू थे। जो बात दूसरे संगठन, पंजाब के संगठन जो बात कहते थे वो उसमें यस करते थे, उसमें हाँ में हाँ मिलाते थे। उन्होंने यहां के किसानों का कोई ध्यान नहीं रखा। इसके बाद उनके बयानों को आप उठाकर देखिए, क्या ये बयान महेंद्र सिंह टिकैत जी ने कभी दिए? बाबा टिकैत ने कभी इस तरह के बयान दिए? क्या बाबा टिकैत ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया? क्या महेंद्र सिंह टिकैत जी ने किसानों के आंदोलन का कभी अहित किया? कभी नहीं किया। लेकिन यहां हम देखें, सबको यह पता था कि इस आंदोलन के पीछे राष्ट्र विरोधी ताकतों का एक एजेंडा है। खालिस्तानी ताकतें लगातार इस आंदोलन को फंडिंग कर रही थी, उसका समर्थन कर रही थी। इस पूरे आंदोलन में एक ही धर्म के नारे लग रहे थे, एक ही धर्म के झंडे लग रहे थे। हर हर महादेव का नारा कभी नहीं लगा, गणपति बप्पा मोरिया का नारा कभी नहीं लगा, ओम का झंडा कभी नहीं लगा। और राकेश टिकैत जो हैं वो लगातार इसको देखते हुए भी अनदेखा कर रहे थे। क्या उनको यह एहसास नहीं हुआ कि एक सांप्रदायिक आंदोलन है? इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश के किसानों की, जाटों की क्या स्थिति है, हिंदू किसानों की क्या स्थिति है? क्या उनको इस चीज पर गौर नहीं करना चाहिए था? उन्होंने नहीं किया। इसके बाद उन्होंने जो बयान दिए हैं, सीधा प्रशासन को चुनौती दी, लोगों से कहा हथियार लेके आओ। मैंने एक वीडियो सुनी है उनकी मैंने एक वीडियो उनकी सुनी है जिसमें उन्होंने कहा है कि लोग अपने घर से जेली भी लेके आए। जेली जो है एक ऐसी चीज होती है जिसमें आगे धारदार नुकीली लोहे की पत्तियां होती हैं, लोहा होता है, और जिसको पेट में दे दिया जाए तो पेट फट जाए आदमी का, उससे भूस वगैरह का काम किसान लेता है। उन्होंने बलकटी लाने की बात कही। बलकटी जो है जिससे हम गन्ना काटते हैं, उससे आदमी की गर्दन भी काटी जा सकती है। लोगों को बलकटी लाने को कहा, जेली लाने को कहा, लाठी लाने को कहा, बल्लम लाने को कहा। बल्लम किसान जो है वो अपने साथ रात को इसलिए रखता है जिससे कोई जंगली जानवर आ जाए तो उससे बचा जाए। तो इन सारी चीजों को लेकर आने का क्या आह्वान जो है वो क्या, किस लिए था? क्या आप जो हैं आम किसान को, आम जाटों के बच्चों को क्रिमिनल बनाना चाहते हो? क्या उनके मन में जो है एक ऐसा बीज बो देना चाहते हो कि आप अपराधिक प्रवृत्ति के लोग हो और जहां मर्जी आप लोग चले जाएं और जिसको आप मर्जी मार दें और आपको इस पे फक्र होता है?
क्या अपनी आने वाली पीढ़ी को हम यही सीख देकर जाएंगे कि आप जेली लेकर बलकटी लेकर दूसरी चीजें लेकर जो है वो आंदोलन में जाए और पुलिस के लोगों को, दूसरे लोगों को आप मारें, ट्रैक्टर लेकर आप चढ़ जाएं? लाल किले तक जो जत्थे गए हैं उनमें भी कहीं ना कहीं जो लोग टिकैत के साथ थे उनमें से कुछ लोग वहां थे। सबसे नजदीक जो है लाल किले के वो वही बॉर्डर पड़ती थी। टिकैत ने साफ साफ कहा था हम लाल किले तक जाएंगे। ये सारे बयान उनके पब्लिक में हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। तो क्या ये आंदोलन को सही दिशा देने वाले थे? यहां तक कि हमारे मंदिरों पर भी उंगलियां उठाई उन्होंने। मंदिर मेरा भी है, जाटों का भी मंदिर है। जाट जो हैं वो मंदिरों की देखरेख कर रहे हैं, उसके ट्रस्टों में, न्यास में, वहां दान देते हैं। हमारे घर की महिलाएं, बच्चे वहां से प्रेरणा लेते हैं, सीख लेते हैं, संस्कार लेते हैं। उस बात को भी उन्होंने जो है वहां भी उन्होंने सरेंडर किया। और ये सारे के सारे बयान जो हैं वो समझ कर दे रहे थे, वो नशे में नहीं थे, वो जानबूझकर दे रहे थे कि किस प्रकार से इस आंदोलन को खूनी रूप दिया जाए। उन्होंने कह दिया था हम लाल किले तक जाएंगे, ऑन रिकॉर्ड है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड में आई हैं कि ये सारी एक योजना थी। लाल किले पर जाना या दिल्ली के अंदर घुसना ये पंजाब से आए हुए किसानों की, तथाकथित किसानों की, उनकी भी योजना थी। 25 तारीख की रात को जो वीडियो लाइव, फेसबुक लाइव हुए हैं, वहां भी मंच से ये बात थी और यहां भी मंच से यही बात थी। दूसरी चीज आप देखिए, तीनों जगह से 8 से 8:30 के बीच बैरिकेडिंग तोड़नी शुरू की गई है। जब तक अनुमति थी 12 बजे की, अनुमति 12 बजे की थी और तीनों जगह से इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं नेताओं के नेतृत्व में बैरिकेडिंग तोड़ी गई है। 8 बजे, 8:30 बजे वो लोग निकले हैं, जबकि हमारा जो राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस जो है वो 10 बजे उसका वो होना था, शुरुआत होनी थी 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक समाप्त होना था। लेकिन उसकी भी इज्जत न रखते हुए इन लोगों ने 8 बजे, 8:30 बजे षड्यंत्र पूर्वक जो है ट्रैक्टर लेकर, ट्रैक्टर को हथियार की तरह से इस्तेमाल किया गया। जो ट्रैक्टर हमारी आन बान शान का प्रतीक है, हमारी जिसकी हम पूजा करते हैं गोवर्धन पर। दिवाली के बाद जो हमारा गोवर्धन पूजा का जो दिन आता है, हम अपने ट्रैक्टर की, हल की, बलकटी की, इन सब की पूजा करते हैं। उस ट्रैक्टर को भी इन्होंने बदनाम करने का काम किया, उस ट्रैक्टर को वेपन बना के हथियार बनाने का काम किया इन लोगों ने। क्या यह उचित था? इतना बड़ा कांड हुआ 26 जनवरी को, देश भी शर्मसार हुआ, जाट भी शर्मसार हुआ, किसान भी शर्मसार हुआ हैं। और राकेश टिकैत साहब को तब भी समझ में नहीं आई। उन्होंने इसके लिए ना तो माफी मांगी, ना इस पर खेद व्यक्त किया, और वो अपनी धुन में पंजाबी किसानों के निजी एजेंडे के तहत जो है वो फिर इस बात पर अड़े रहे कि हमने कुछ नहीं किया, जबकि सारे देश ने देखा है कि किसने किया। इतना बड़ा झूठ साफ तौर पर आप कैसे बोल सकते हैं? आपको कोई खेद भी नहीं हुआ। राकेश टिकैत कल रोए क्यों? अब सवाल ये उठता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि राकेश टिकैत ने रोकर बाजी पलट दी है। लेकिन वो कल क्यों रोए? उसके रोने के पीछे की जो कहानी है वो ये है, उन पर जो धाराएं लगी हैं वो बहुत संगीन धाराएं हैं, और इन धाराओं में आप एक बार अंदर चले गए तो आपका बाहर निकलना मुश्किल है। तो राकेश टिकैत डर गए कि उन्होंने जो किया उस समय वो एक अहंकार में थे, उस अहंकार में उन्होंने बयान दिए हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, और वो जब कोर्ट में जाएंगे तो आप उसको नकार नहीं सकते। और अब ये धाराएं मेरे ऊपर से कैसे हटें, तो ये इमोशनल एक ड्रामा उन्होंने रचा। उन्होंने कहा कि लोगों ने आके किसानों को मारा, किसी ने नहीं मारा। मीडिया वहां मौजूद थी, कोई फुटेज वहां नहीं है जहां बीजेपी के लोग या किसी पार्टी के लोगों ने जाके किसानों को मारा हो। ऐसी कोई वीडियो फुटेज वहां पर नहीं है, किसी ने बयान नहीं दिया। जिनका नाम लिया गया उनसे जाकर पूछा तक नहीं गया। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इस तरह से घटना हुई है और मैं बड़ा इससे आहत हूं और मैं अपना आंदोलन वापस नहीं लूंगा? ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीजें अब जो चल रही हैं, अब इस आंदोलन को जातिगत रूप दिया जाएगा, अब इस आंदोलन में जातिगत एंगल आएगा, अब इस आंदोलन में पॉलिटिकल एंगल आएगा। अब ये किसानों का आंदोलन नहीं, अब ये एक व्यक्ति की अपने अहंकार की, ईगो की सेटिस्फैक्शन का एक आंदोलन बन के रह गया है। जाटों के बच्चों को
किसानों के बच्चों को अपनी ईगो के लिए, अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए, अपनी गर्दन बचाने के लिए उनका इस्तेमाल होगा। और अब ऐसी स्थिति में हमें बहुत समझदारी बरतनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं कि टिकैत रो गया, तो क्या उसके सारे पाप धुल गए? क्या उसने जो गलतियां की थी, जो उसने लोगों को असुरक्षा में डालने का काम किया था, लोगों को ठगने का काम किया था, क्या उसको अनदेखा कर दिया जाए? क्या लाल किले पर जो शर्मिंदगी हुई है उसको अनदेखा कर दिया जाए? हर अपराधी रोता है जब उसकी गर्दन फंसती है। कफील खान भी रो रहा था, भाषण बड़े बड़े दिए। उमर खालिद भी रोता है, शर्जील इमाम भी रोता है। तो क्या उनको सबको छोड़ दिया जाए? कानून अपनी कार्यवाही ना करे? अगर कानून अपना काम नहीं करेगा तो फिर उसको रद्द कर दिया जाए, देश में लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाए, अराजकता की स्थिति पैदा कर दी जाए? क्या यही मंशा है? आखिर किस तरह का भविष्य आप देखना चाहते हैं? सरकार ने आपको एक मौका दिया था। सरकार ने कहा 1.5 साल तक कानून को स्थगित करते हैं और चर्चा करते हैं कमेटी बनाकर, आपके सुझावों को मानेंगे। उस प्रपोजल को स्वीकार न करने के पीछे गणतंत्र दिवस को बाधित करना ही मकसद था। इन लोगों ने 20 दिन से तैयारी की थी। वो ट्रैक्टर मॉडिफाइड कैसे थे? वो ट्रैक्टर मॉडिफाइड कैसे हुए? उन ट्रैक्टरों में क्रेन कैसे लग गई? उन ट्रैक्टरों में जेसीबी कैसे लग गई? उन ट्रैक्टर्स में बड़े बड़े बम्फर कैसे लग गए लोहे के? वो 20 दिन 25 दिन की पूरी तैयारी थी। इन्होंने उसको मेगा इवेंट का नाम दिया था और ये उसको किसी भी हालत में करना चाहते थे, उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। नहीं तो ये स्थिति टाली जा सकती थी। इस पूरे आंदोलन में मुझे एक व्यक्ति भी ऐसा समझदार नहीं दिखा जिस व्यक्ति ने समझदारी की बात की हो, जिस व्यक्ति ने चीजों को संभालने की बात की हो। हर व्यक्ति ने अपने निजी एजेंडे को आगे बढ़ाया, हर आदमी ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को आगे बढ़ाया। ये इनको हम नेता मानते रहे, किसानों के नेता मानते रहे, लेकिन ये नेता नहीं थे। नेता वो होता है जो सामूहिक हित को तवज्जो देता है, जो सामूहिक हित पर चलता है। नेता कभी भी अपने पीछे अनुयायियों को मारने मरवाने का काम कभी नहीं करता, उसको असुरक्षा में कभी नहीं डालता। अगर दिल्ली पुलिस उस दिन संयम न बरतती, अगर प्रशासन संयम न बरतता, तो आप समझ लें कि कितनी लाशें वहां गिर सकती थी, कितना खून वहां बह सकता था। ये लोग, इन नेताओं में एक भी क्या सामने आया? इन नेताओं में क्या एक ने भी नेतृत्व किया? पूरे दिन कोई नहीं दिखाई दिया इन लोगों में। न योगेंद्र यादव दिखाई दिए, न दूसरे लोग दिखाई दिए। तो कैसे नेता हुए आप? किसी एक आदमी पर डाल दो। आप दीप सिद्धू को ही पकड़ कर ले आए कि इसी ने किया है। अरे लाखों लोग तुम्हारे बुलाने से आए हैं, तुम उनका नेतृत्व कर रहे थे। दीप सिद्धू की कोई औकात ही नहीं है। क्या ये जो चंदा इकट्ठा किया गया, जो फंडिंग हुई, वो दीप सिद्धू के अकाउंट में आई थी क्या? क्या गांव गांव जाकर जो लोगों को धमकाकर आपने पैसे लिए, डीजल के पैसे लिए, ट्रैक्टर लिए, वो दीप सिद्धू ने करवाया था क्या? ये सारी तैयारियां क्या दीप सिद्धू ने की थी? ये सारी चीजें क्या जो बातचीत कर रहे थे, जो लिखित प्रस्ताव दे के आए थे, वो दीप सिद्धू दे के आया था? और मैं कहता हूं कि दीप सिद्धू को फांसी दे दो, आपको लगता है तो, लेकिन साथ में इनको भी बकसना नहीं चाहिए। जो 40 लोग थे, जिन 40 लोगों ने देश के अंदर इतना बड़ा कांड किया, और ये अभी भी शर्मिंदा नहीं है। एक अंतिम बात कहूंगा मैं, क्योंकि मुझे मेरे मित्रों का सुझाव था कि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो। अंतिम बात मैं कहूंगा, एक लोग कह रहे हैं कि टिकैत के आंसू देखकर जाट जो हैं या किसान जो हैं वो इमोशनल हो गए हैं, भावुक हो गए हैं, और वो अपने घरों से चल पड़े हैं, वो कूच कर गए हैं दिल्ली के लिए। अरे बंधुओं, मित्रों, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारे बच्चे सेनाओं में हैं, पुलिस में हैं, देश के लिए जान देने को तैयार हैं, दे रहे हैं, सीमाओं की सुरक्षा पर लगे हुए हैं। अगर हम इतने इमोशनल थे, अगर हम इतने भावुक थे, तो जिस दिन लाल किले पर वो कांड हुआ है, उस दिन कूच क्यों नहीं किया? आखिर कब तक हम लोग इस दलदल में फंसे रहेंगे? कब तक किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का शिकार होते रहेंगे? कब तक किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए अपने सारे समाज को,
अपने अपने बच्चों के भविष्य को, अपने बच्चों के करियर को दांव पर लगाते रहेंगे? अगर हम सब लोग जो ये कह रहे हैं कि अब जाट घर से निकल गया है, टिकैत के आंसू देखकर अब घर से निकल गया है, नहीं, ये शर्मिंदगी की बात है। टिकैत साहब ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उनके लिए हमें घर से निकलना पड़े। टिकैत साहब ने हमें शर्मिंदा करने का काम किया है, हमारी इस पूरी कौम को, राष्ट्रवादी कौम को बदनाम करने का काम किया है। उस लाल किले पर जो कांड हुआ है, जो एक धर्म विशेष का झंडा फहराया लोगों ने, वो हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। और उस समय हमें घर से निकलना चाहिए था, तब हमें कूच करना चाहिए था, उसमें हमारा गौरव होता। अब क्या गौरव है? अब तो हम किसी एक आदमी की महत्वाकांक्षा को पूर्ति करने के लिए घर से निकल रहे हैं। क्या यही काम है क्या हमारे पास? मेरे जाट बंधुओं, हमें समझदार बनना पड़ेगा। आपके हम जैसे बेटे जो अलग अलग जगह काम करते हैं, आप उनसे पूछिए। जो सेना में हमारे बच्चे, उनसे पूछिए क्या उनको क्या महसूस हुआ होगा उन लोगों को। आप इस चीज को समझें। कभी हम किसी और पार्टी का पिछलग्गू बन जाते हैं। जाट आरक्षण के नाम पर इतना बड़ा कांड हो गया, इतने बच्चे मारे गए, वो ना समझी में मारे गए, किसी के पिछलग्गू बन के मारे गए। यहां फिर किसी के पिछलग्गू हम जाकर बन गए। बंधुओं, राष्ट्रीय अस्मिता से बड़ा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय अस्मिता से बड़ा कुछ नहीं है, राष्ट्रीय गौरव से बड़ा कुछ नहीं है। ये राजनीति, ये दूसरी चीजें चलती रहेंगी। हम किसी का मोहरा ना बने। मेरा एक ही निवेदन है, हम किसी का मोहरा ना बने। अपने राष्ट्रीय हित को देखें, किसानों के हित को देखें। किसी आदमी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की बलि हम क्यों चढ़े? जिसने जो जैसा किया उसको वैसा भुगतना चाहिए। आंदोलन की गरिमा तब भी रहती अगर आप 26 जनवरी की शाम को ये कह देते कि ये बहुत बुरा हुआ है और हम इससे सहमत नहीं है और हम अपना आंदोलन अभी वापस लेते हैं। आप गांव में जाते, आपकी जय जयकार होती। केवल किसान और जाट नहीं, पूरा तबका आपका समर्थन करता टिकैत साहब। लेकिन आपने अपने व्यक्तित्व को बहुत गिरा दिया, बहुत कमजोर कर दिया। हो सकता है कि कुछ राजनीतिक लोग आपके समर्थन में आ जाएं क्योंकि उनको अपनी रोटियां सेकनी है। हो सकता है कुछ भोले भाले ना समझे लोग जातिगत मुद्दे को आधार बनाकर आपके साथ आ जाएं क्योंकि वो भावुक हैं। लेकिन आपने अपने व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा नीचे गिरा दिया है। ये उम्मीद हमें आपसे नहीं थी। हमें टिकैत जो नाम है, ये गौरव का प्रतीक था हम लोगों के लिए। तो इन सारी बातों को मैं कहने के बाद आप लोगों ने मेरी बातों को सुना। मुझे नहीं पता कि मैंने अपनी बातों को किस तरह से रखा है, लेकिन एक प्रयास किया है, एक साहस किया है कि अब बहुत हुआ। मेरा समाज, मेरा किसान किसी के बहकावे में ना आए, मेरे राष्ट्रीय प्रतीकों पर कोई आंच ना आए, राष्ट्रीय अस्मिता पर कोई आंच ना आए। इसलिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। मुझे लगता है कि अब हम लगातार मिलेंगे, लगातार इस मंच के माध्यम से हमारा मिलना होता रहेगा। आप लोगों के सुझाव मैं आमंत्रित भी करता हूं, शिरोधार्य भी करता हूं। और इस संघर्ष में, इस जागरूकता के अभियान में हम सबको साथ मिलकर चलना है। आसुरी शक्तियां, उनको असफल करना है, उनको असफल करना है। हम सब मिलकर करेंगे। आज की इस चर्चा को मैं यहीं विराम दूंगा। अभी हमें आगे देखना है कि क्या घटनाक्रम होगा, लेकिन भावुकता में कोई भी कदम ना उठाएं, असली मुद्दों पर रहें। किसी आदमी की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की बलि न चढ़ें, न चढ़ें, न चढ़ें। कोई साथ नहीं आने वाला है। और समाज में सर भी उठाकर हमें जीना है। लोग ये कहेंगे कि लाल किले पर इतना कुछ हुआ तब हम नहीं जागे, और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है, उसके आंसू देखकर हम घर से निकलकर दौड़ पड़े। इतिहास में ये क्षण जो है वो ठीक नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा बिल्कुल भी।
तो मेरा निवेदन है, मेरी बात जहाँ तक पहुँचे, आप लोग जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाएं, लेकिन इस दलदल से बाहर निकलें और इस षड्यंत्र को असफल करें, लोकतंत्र को जीवंत रखें, उसको अराजकता में परिवर्तित ना होने दें। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।